बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग के पार्ट नंबर 3 और उसके अंदर हम डिजीज़ जो डिस्कस होगी वो होगी गुलेन बारी सिंड्रोम यानी जीबीएस सिंड्रोम। जीबीएस सिंड्रोम क्या है? ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ऑटो न्यूरो कंडीशन है, यानी ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है और वो नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करती हैं। वी हैव द इम्यून सिस्टम अटैक द नर्व्स इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व प्रेजेंट होते हैं इम्यून सिस्टम उसी के ऊपर अटैक करती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं यानी अटैक करती हैं। इसके अलावा नर्व आउटसाइड द ब्रेन जो होते हैं, और इसके अलावा क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कार्ड के नर्व। अगर हम निमोनिक की बात करें गुलेन बार सिंड्रोम यानी जीबीएस सिंड्रोम, तो इसके अंदर क्या हो जाती है कि ग्रेजुअल ब्लॉकिंग ऑफ सेंसेशन के इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सेंसेशन है वो ब्लॉक हो जाती है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं तो सिस्टम एंड डिस्क्राइब द बॉडी फंक्शन दे कंट्रोल। ये वो सिस्टम होते हैं कि ये हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो में डिवाइड करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस और सिंपैथेटिक ब्रांचेस। पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस आइज़ के ऊपर उसका फंक्शन क्या होता है कि पीपल को कंस्ट्रिक्ट करना, स्लाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना यानी फ्लो ऑफ स्लाइवा करवाना, इसके अलावा हार्ट रेट को कम करना। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक काम ये होता है कि ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट करना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करना, और इसके अलावा लीवर से बाइल की सिक्रीशन करवाना और यूरिनरी ब्लैडर है उसकी कंट्रैक्शन करवाना। वाइल अगर हम सिंपैथेटिक ब्रांचेस की बात करें तो ये आइस को डायलेट करते हैं। इसके अलावा जो स्लाइवा की फ्लो है उसको इनहिबिट करते हैं, हार्ट रेट को एक्सीलरेट करते हैं मीन्स के बढ़ाते हैं, और इसके अलावा ब्रोंकाई को मज़ीद डायलेट कर देता है। डाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो इनहिबिट हो जाते हैं। वाइल लीवर से ग्लूकागॉन रिलीज़ होते हैं और ब्लैडर की जो कंट्रैक्शन है वो स्टॉप हो जाते हैं, वो इनहिबिट हो जाता है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इम्यून सिस्टम सेल्स ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, वो अटैक करती हैं माइलिन शीट के ऊपर। माइलिन शीट क्या होता है? ये न्यूरॉन के सराउंड में एक लेयर प्रेजेंट होता है और ये क्या कर रहा होता है कि सिग्नल को बड़ी तेज़ी के साथ पहुंचा रहा होता है। तो जब माइलिन शीट के ऊपर इम्यून सिस्टम का अटैक हो जाता है तो वहाँ पे डीमाइलिनेशन हो जाती है, यानी माइलिन शीट वहाँ से हट जाते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज या कंप्लीट एब्सेंस इन नर्व सिग्नलिंग, और जो नर्व की सिग्नल है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। रिमेंबर द रोल ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट का क्या रोल होता है? ये नर्व के यानी सिग्नल के ट्रांसमिशन में हेल्प करवाना, और ऐसे काम कर रहा होता है एज अ इंसुलेटर। जो नर्व की ट्रांसमिशन चल रही होती है उसके अंदर ऐसे काम कर रहा होता है, एज अ इंसुलेटर के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल यानी बिजली के जो तार के सराउंड में प्लास्टिक वाला कवर होते हैं उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। तो ये माइलिन शीट का काम भी न्यूरॉन के अंदर एज अ इंसुलेटर होता है। काजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट अबाउट 1 to 2 weeks आफ्टर सम टाइप्स ऑफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मीन्स कि कभी स्टार्ट होते हैं जब किसी ख़ास किस्म के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके 1 to 2 weeks के बाद, या अगर पेशेंट को रीसेंट अपर रिस्पायरेटरी इलनेस हो या जीआई ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो स्पेशली कंपाइलोबैक्टीरियम जियोजेनाई की वजह से। इसके अलावा अगर स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगी हो या कोई रीसेंट सर्जरी हुई हो, या अगर पेशेंट को एप्स्टाइन बार वायरस सिंड्रोम हुआ हो, या एचआईवी यानी एड्स या फ्लू अगर इन्फेक्शन हुआ हो, तो उसके 1 to 2 weeks के बाद जीबीएस सिंड्रोम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। टाइप्स की बात करते हैं जीबीएस सिंड्रोम की। एक को हम नाम देते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पाइलोनेफ्रोपैथी यानी एआईडीपी। ये इट इज स्टार्ट विद पैरालिसिस। ये कैसे स्टार्ट होते हैं कि इनिशियली पेशेंट को पैरालिसिस होता है, वीकनेस होती है और टिंगलिंग सेंसेशन होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर सिमेट्रिकली दोनों अतराफ पे, और उसके बाद ये माइग्रेट होता है अपवर्ड ओवर टाइम। जब टाइम गुजर जाते हैं तो ये ऊपर वाले न्यूरॉन के अंदर भी आ जाती है। मिलर फिशर सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है कि आई की पैरालिसिस हो जाती है। यूजुअली ये फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है इस टाइप की। साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करते हैं जीबीएस सिंड्रोम की, तो प्रिकिंग और टिंगलिंग या पिन एंड नेडल सेंसेशन इन द फिंगर टॉयज इंकल और रिस्ट, यानी इन एरिया के अंदर पेशेंट को टिंगलिंग या
प्रिकिंग सेंसेशन होती है, मसल के अंदर वीकनेस आ जाती है, स्पेशली लेग के मसल के अंदर, और ये अपर बॉडी तक पहुंच रही होती है ये वीकनेस 24 to 72 आवर्स के अंदर। अनस्टेडी वॉकिंग मीन के सीधा तरीके से पेशेंट वॉक नहीं कर सकता है, डिफ़िकल्टी होती है उसको आई और फेशियल मूवमेंट में, यानी ब्लिंकिंग, च्यूइंग और स्पीकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा हाइपोटोनिया और एरेप्लेक्सिया हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग द बाउल और ब्लैडर, यानी पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है कि वो ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और इसके अलावा जो बाउल्स है उसको भी पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। इसके अलावा जो पेशेंट की हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट इसके अंदर रेपिडली इंक्रीज़ हो रहा होता है। क्यों इसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा होता है? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इनिशियल स्टेज के अंदर एक्टिवेशन हो जाती है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग आ जाती है पेशेंट को। अब इसके अंदर जो हाइपोटोनिया के मसल की टोन डिक्रीज़ हो जाती है और एरेप्लेक्सिया हो जाती है। एरेप्लेक्सिया मीन्स द एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स के। जब डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है तो उसको हम सिंपली नाम देते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड एरेप्लेक्सिया। GBS पीक इन अबाउट 2 वीक्स। जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो GBS सिंड्रोम अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है। सीवियर केसेस जो होते हैं गुलेन बार सिंड्रोम की, द ऑटो इम्यून सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन बी अफेक्टेड। उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर खराबी आ जाती है। साइन एंड सिम्टम जो इससे लिंक कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की डिस्फंक्शन हो जाती है, तो इनएबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट नहीं होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर होता है, स्पेशली पेशेंट को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और इसके अलावा पैराडॉक्सिनल हाइपरटेंशन चाहिए, यानी उसको कंटिन्यूसली हाइपरटेंशन के एपिसोड आते हैं, या वो उठने बैठने में वो ब्लड प्रेशर उसका ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके अलावा हार्ट रेट एबनॉर्मल हो जाते हैं या इरिथमियाज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कार्डिक डिसरिथमियाज। क्रेनियल नर्व की जब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जो जिसकी वजह से विजन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, फेस के अंदर पैरालिसिस हमें मिल रहा होता है, और इशू होते हैं पेशेंट को स्वॉल्विंग और इसके अलावा स्पीकिंग के अंदर। डायग्नोस हम कैसे करते हैं GBS सिंड्रोम को, उसके ऊपर बात करते हैं। लंपर पंक्चर हम करते हैं। लंपर पंक्चर के अंदर अगर हमें एलिवेटेड प्रोटीन विदाउट एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल हमें मिलता है, बिफोर एम्प्टी ब्लैडर, उसके लिए हमने ब्लैडर को एम्प्टी रखना है। ड्यूरिंग पोजीशन हमने पेशेंट को, यानी अगर हम लंबर पंक्चर करते हैं तो पोजीशन कैसे देना है, लेटरल रिकम्बिनेंट विथ नी अप टू एब्डोमेन एंड बेंड चिन टू द चेस्ट, ये वाली पोजीशन हमने देने हैं पेशेंट को ड्यूरिंग लंबर पंक्चर। जब लंबर पंक्चर हो जाते हैं तो उसके बाद हमने पेशेंट को प्लेट लेटाने हैं, नीड टू कंज्यूम फ्लूइड, हमने उसको फ्लूइड देना है टू हेल्प टू रिप्लेस CSF लॉस, जितना CSF लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या देंगे GBS सिंड्रोम वाले पेशेंट को? फोकस मेन होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के ऊपर, ब्लड क्लॉट ना हो इमोबिलिटी की वजह से, रिस्क होता है पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा और इसके अलावा डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। हार्ट रिदम को हमने मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर इश्यूज होते हैं पेशेंट के साथ उसको हमने मॉनिटर करना है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है, और इसके अलावा यूरिन रिटेंशन एंड लंग फ्रॉम वेंट आर नमूनिया, इससे पेशेंट को प्रिवेंट करवाना है। इसके अलावा पेशेंट को पेन अगर हो या प्रेशर इंजरीज हो या एट्रोफी हुई हो मसल के अंदर या एक्सट्रीमली फियर हो पेशेंट को, तो उसके लिए हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा हम पेशेंट की डिटेल हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट की गुलेनबार सिंड्रोम के अंदर प्रोग्रेशन क्या आई है, क्या वो ख़राबी की तरफ जा रही है या वो रिकवरी की तरफ। स्पीड ऑफ पैरास्थीसिया और पैरालिसिस, उसकी स्पीड को हमने देखना है कि पैरालिसिस कितना तेज़ी के साथ हो रहा है या पैरास्थीसिया क्या है, और इसके अलावा अगर रिफ्लेक्स चेंज हो रहे हैं तो उसको हमने फाइंड आउट करना है और मॉनिटर करना है। रिस्पायरेटरी स्टेटस, अगर पेशेंट की ख़राबी आ जाती है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम उसको हो जाते हैं, तो हम एयरवे मैनेजमेंट करेंगे विद मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर नीड हो पेशेंट को। इसके अलावा हेवी एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट एट बेड साइड ये हमने रखने हैं, यानी वेंटिलेटर के जो इंट्यूबेशन के जो सामान होता है, जैसे ATT ट्यूब हो गया, सक्शन मशीन हो गया, ये हमने बेड साइड पे रखने हैं। एलिवेट देयर स्वॉलोविंग एड्रेस फॉर एस्पायरेशन, इसके अलावा हमने जो पेशेंट के स्वॉलोविंग वाला स्टेटस है उसको इवॉल्वेट करना है, क्योंकि उसको एस्पायरेशन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा पेन, उसकी सीवियरिटी को ट्रीट करना है। अगर कोई प्रेशर इंजरी हो पेशेंट को इमोबिलिटी की वजह से, तो उसके लिए हमने पेशेंट को फ्रीक्वेंटली पोजिशनिंग देनी है। इसके अलावा ब्लड क्लॉट से हमने पेशेंट को बचाना है।
इनटेक और आउटपुट का ख्याल रखना है, क्योंकि उसके अंदर फ़र्क पड़ जाता है यूरिनरी रिटेंशन की वजह से। न्यूट्रिशनल स्टेटस हमने असेस करना है, बाउल साउंड हमने असेस करना है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन अगर है पेशेंट को, क्योंकि जीआई की मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट ऐसे गैस्ट्रिक जो रिजिजुअल है, यानी गैस्ट्रिक के अंदर जो कंटेंट होते हैं फूड के, उनके इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चेक प्रायर फॉर टू न्यू फीडिंग, हमने ये ख्याल करना है कि हम अगर पेशेंट को न्यू फीडिंग दे रहे होते तो उससे हमने पहले स्टमक को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि क्या स्टमक के अंदर कोई फूड के कंटेंट रिमेन तो नहीं है। इसके अलावा रेंज ऑफ मूवमेंट हमने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से मसल वास्टिंग और कंट्रैक्चर ना हो पेशेंट। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं गुलेन-बार सिंड्रोम की, तो हम प्लाज्मा पेरेसिस करते हैं, जिसके अंदर मशीन दैट विल फिल्टर द ब्लड टू रिमूव द एंटीबॉडीज़। जिसके अंदर क्या होता है कि एक मशीन के अंदर वो ब्लड आ जाता है और उसमें से जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है वो रिमूव की जाती है। इसके अलावा हम पेशेंट को इम्यून सप्रेशन मेडिसिन देते हैं, जिसके अंदर इमरान है, और इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।